नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। वन नेशन वन इलेक्शन अभी थोड़ी दूर है। अभी तो यह है कि देश में साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं और इसीलिए चुनावी इंटरेस्ट बारहमासी बना ही रहता है। तो सबसे पहले बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां अब से 11 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। शुरुआत हरियाणा से। कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है। जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार अब कांग्रेस की बनेगी। 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हरियाणा में चुनाव लड़ रहे नेताओं के दिलो दिमाग में अब बस यही शब्द गूंज रहे होंगे। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और फिर तय होगा कि बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पा रही है या कांग्रेस का 10 साल का वनवास खत्म हो रहा है। वैसे एग्जिट पोल से कांग्रेस गदगद है। हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी और कांग्रेस की जीत से मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। बीजेपी कह रही है कि नतीजे आने दीजिए, कांग्रेस ईवीएम को दोष देगी। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। अब तक के तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब हम आपको हरियाणा का सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े बताने वाले हैं, जो वहां के पत्रकारों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार हुआ है। पत्रकारों का एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस की 48 सीटों में कोई दाग नहीं है। बीजेपी को भी 17 सीटें तय लग रही हैं। अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन 20 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं, यानी इधर भी जा सकती हैं और उधर भी। मतलब ग्राउंड पर काम करने वाले पत्रकार भी कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस में सीएम को लेकर दावे शुरू हो गए हैं। पीछे हटने की भी बात नहीं है और बहुत ज्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और हाईकमान के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं है। फिलहाल रात भर का ही वक्त बाकी है। सुबह के सूरज के साथ ही तस्वीरें साफ होने लगेगी। देखना होगा कि किसका दाव सही होता है और किसकी लॉटरी लगती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। नई सरकार कैसी होगी, इस बात का इंतजार सभी को है, लेकिन बीजेपी ने वोटों की गिनती से पहले ही 5-0 की बढ़त बना ली है। ये 5 विधायक इलेक्ट नहीं, सेलेक्ट हुए हैं। आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी 5-0 से आगे हो गई, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा को जिन 5 लोगों को विधानसभा में मनोनीत करना है वो सभी बीजेपी के हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से 5 नाम मिल गए। ये हैं संजीता डोगरा, जो बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, सुनील सेठी, जो वकील हैं और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अशोक कौल, जो प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, रजनी सेठ, जो पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, महिला मोर्चे की पूर्व अध्यक्ष, और 5वां नाम डॉक्टर फरीदा का है, जो राज्य बीजेपी की सचिव होने के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उपराज्यपाल को 4 कैटेगरी में ये 5 विधायक मनोनीत करने हैं। उसमें ये कैटेगरी है, एक महिला, एक पीओ के शरणार्थी, 2 कश्मीरी विस्थापित और एक अन्य। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने नामों के ऐलान से पहले ही इन पर सवाल उठा दिए हैं। तीनों की चिंता ये है कि मनोनीत विधायक चुने हुए विधायक को जैसे होंगे, 5 विधायकों को वोटिंग का अधिकार होगा। नई सरकार के गठन में भी सभी वोट कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल राज्य में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत दे रहे हैं। ऐसी सूरत में बीजेपी के 5 मनोनीत विधायक किंग मेकर हो सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफा सिलेक्शन लोकतंत्र की हत्या है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मैं एलजी से कहना चाहता हूँ, गलतियां मत करो जो तुमने आज तक की हैं। तुमने लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी कह रही है कि उपराज्यपाल संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। जो कानून के मुताबिक है वही प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है?
इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये मान गई है कि इन चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, उसी में एलजी को यह शक्ति दे दी गई थी कि वो विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। वैसे कल सुबह से काउंटिंग होगी, तब जाकर प्रदेश की सियासी सूरत साफ होगी। और अब बात हिंदू एकता पर विवाद की। असदुद्दीन ओवैसी खुद कहते रहते हैं कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब हिंदुओं को एक हो जाओ कह दिया तो देखिए बात कहां तक पहुंच गई। भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राजस्थान के बारा में हिंदू एकता का मंत्र दिया तो सबसे पहले मिर्ची एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लगी। मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ। साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। मसला हिंदुओं की एकजुटता का था, लिहाजा ओवैसी को जवाब देने एबीपी न्यूज के कैमरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए। ओवैसी के डीएनए में ही भारत विरोधी है। चाहे राहुल गांधी हो, ममता हो, लालू जी हो, हेमंत सोरेन हो, कई लोग देश में अब तो पवार साहब भी वही गीत गाने लगे हैं। वैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र की रैली में हिंदुओं की एकजुटता की बात कह चुके हैं और यूपी के सीएम योगी तो कई मौके पर बटोगे तो कटोगे वाला बयान दे चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे। फिलहाल भागवत के बयान पर सियासत शुरू है और ये अभी चलती रहेगी। मोहन भागवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान की सियासत होती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक तक भी इसका असर जाता है। महाराष्ट्र के अकोला में एक ऑटो और बाइक की टक्कर ने भी यही रंग ले लिया। बात इतनी बढ़ी कि पत्थर चल गए, गाड़ियां जला दी गई। सायरन के शोर के बीच रोड पर धू धू कर जलती गाड़ियों की ये तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला से आई है। रोड पर ईंट पत्थर बिछे पड़े हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ दिन में भारी बवाल हुआ है। पुलिस के मुताबिक ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हुई, जिसने विवाद का बड़ा रूप ले लिया। दोनों ने अपने अपने गुट के लोगों को बुला लिया, जिसके बाद ये बवाल हुआ। घटना अकोला के हरिहरपेट इलाके की है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया है और लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। विवादास्पद बयान देने वाले महंत यति नरसिंहानंद लापता हो गए हैं। उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ चेतावनी दी है कि ना तो किसी की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त की जाएगी और ना ही प्रदर्शन के नाम पर अराजकता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन, आगरा की सड़कों पर विरोध, मेरठ की गलियों में नारेबाजी, एटा में प्रदर्शनकारियों का हुजूम। यति नरसिंहानंद के आपत्तिजनक बयान के बाद कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। इसी बीच यति नरसिंहानंद के समर्थकों ने दावा किया है कि वो लापता हो गए हैं। महाराज का फेसबुक से कुछ पता नहीं है और 3 दिन पहले आपको पता है दासना देवी मंदिर पे कितना भयंकर हमला जिहादियों द्वारा किया गया है। तो एक तो उसका प्रतिरोध है कि भाई ये नहीं हो सकता, और दूसरा ये है कि महाराज कहाँ है हमें पता चलना चाहिए और रासुका हमें चाहिए। नरसिंहानंद के समर्थकों ने पुलिस से दासना मंदिर पर हमले की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की है। जो लोग सर तन से जुदा के नारे थाने के बाहर, थाने के अंदर लगा रहे हैं, हिंदुओं के अंदर भय पैदा कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं हम। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ यति नरसिंहानंद जी को Z+ की सुरक्षा दी जाए।
दूसरी तरफ ये मामला अब यूपी से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति तक पहुंच गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए लगना चाहिए। अगर किसी एक ने कोई देवी देवता के बारे में बोल दिया तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन आप उस पर एक्शन लोगे। ये नारायण लाने साहब का बेटा जो है, इसको छूट दे दिया आपने। लेकिन इस पूरे विवाद पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी ने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर सड़कों पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के कुशीनगर में दुर्गा पूजा के दौरान गाने बजाने पर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। बीच सड़क पर मारपीट होने लगी, लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस को खबर मिली तो बड़ी संख्या में वर्दी वाले स्पॉट पर पहुंचे। तस्वीरें यूपी में कुशीनगर के पडरौना इलाके की हैं। दुर्गा प्रतिमा ले जाने के दौरान उपद्रवियों ने मूर्ति पर पथराव कर दिया। मूर्ति के कुछ हिस्सों को नुकसान हुआ है, लिहाजा हमने ब्लर कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और गाड़ी में बैठाकर साथ ले गई। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा पंजीकृत अभियोग में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोगों ने मूर्ति ले जाने के दौरान गाना बजाए जाने का विरोध किया। मामला यहीं से बिगड़ा। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे लोग नाराज हो गए। प्रशासन से मांग कर रहे थे गिरफ्तारी की और न्याय दिलाने की, उसी प्रशासन ने उल्टे हम ही लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया, जबकि बिना आदेश के लाठीचार्ज किया। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है। एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे। नेता अपने बंगले के रेनोवेशन में लाखों करोड़ों फूंके तो विवाद, और जब बंगला खाली करें तो भी विवाद। 2017 में अखिलेश यादव ने बंगला खाली किया था तो आरोप लगा कि टूटी तक निकाल कर ले गए थे, और अब यही आरोप बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी लग रहा है। ये तस्वीर पटना के 5 देश रत्न आवास के अंदर की है। तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया है तो बीजेपी कह रही है कि बंगले के महंगे सामान साथ ले गए हैं। आरोप टोटी, एसी, बेसिन, आरओ, हाइड्रोलिक बेड के बेस को साथ ले जाने का है। बाकायदा बीजेपी के नेता घूम घूम कर पत्रकारों को सब दिखा रहे हैं, सब बता रहे हैं। यहाँ की जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी, वो यहाँ से गायब है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, ये बेड का आपको वॉल दिख रहा है, लेकिन बेड का जो बेस होता है, ये जो हाइड्रोलिक बेड था यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, और ये जो बेस था वो गायब है। यहाँ पे जो है यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है कि यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ था, उसको उखाड़ के ले जाया गया है। ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है। काफी अच्छे फर्नीचर थे, वो फर्नीचर को यहाँ से ले जाया गया है, और जो भी एयर कंडीशन थे, जो भी महंगे सामान थे, उस सब चीजों को यहाँ से ले जाया गया। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। तेजस्वी जब डेप्यूटी सीएम थे तब उनको ये बंगला आवंटित हुआ था। अब इसमें मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 10 तारीख को गृह प्रवेश करने वाले हैं। अब इस विवाद को लेकर जेडीयू आरजेडी के संस्कार पर सवाल उठा रही है। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी, इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। जबकि आरजेडी सरकार पर ओछी राजनीति का आरोप लगा रही है। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। पटना का ये बंगला डेप्यूटी सीएम को आवंटित किया जाता है। सुशील मोदी भी इसमें रह चुके हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी के लिए रंग रोगन और साफ सफाई का काम चल रहा है। उस दौरान ये विवाद आया है। देखिए, टोटी की राजनीति तो आगे अभी और चलेगी। बहरहाल, लैंड फॉर जॉब केस में आज लालू यादव एंड फैमिली को थोड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने परिवार को जमानत दे दी है।
सुबह 10 बजे के आसपास का वक्त था जब लालू यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल हो रहे थे। आगे आगे तेजस्वी यादव थे, साथ में भाई तेज प्रताप यादव और बहन मीसा भी थी। लालू यादव व्हीलचेयर पर थे। करीब घंटे भर बाद कोर्ट रूम से खबर आई कि अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में राहत दे दी है। तेजस्वी बाहर निकले तो कह दिया कि बीजेपी ने फंसाया है। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी है उनका दुरुपयोग करते हैं। लालू यादव जब गाड़ी में बैठकर कोर्ट से जाने लगे तब पत्रकारों ने उनसे भी सवाल किया। आज तमाम लोगों को आज जमानत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? लालू जब केंद्रीय रेल मंत्री थे तब रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप है। 2004 से 2009 के बीच का ये घोटाला है। लालू परिवार के सदस्यों के नाम जमीन ट्रांसफर कराई गई। जमीन की कीमत में भी हेराफेरी करने का आरोप है। देश के अलग अलग रेलवे जोन में नौकरी देने का आरोप है। ईडी की टीम इस मामले की जांच कर रही है, जिसका मानना है कि इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड लालू यादव हैं। फिलहाल कोर्ट ने सबको जमानत दे दी है। विरोधी कह रहे हैं कि सिर्फ जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं। जब इस देश के आप रेल मंत्री हुए तो आपको पैसे की क्या इतनी लालच थी कि आपने गरीबों से आपने उनके यहाँ की जमीन लिखवा लिया। इतना साफ केस है कि जमानत तो मिल गई है लेकिन जेल जाना सभी का तय है। इस केस में तेजस्वी पर पहले से आरोप है। पहली बार कोर्ट ने आज तेज प्रताप यादव को भी समन देकर बुलाया था। देखिए, लालू फैमिली ने कहा है कि ईडी जिसे चाहे फंसा देता है और यही आरोप आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा पर भी ईडी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी ने लगाया। फिर कहा कि ईडी सीबीआई तो सरकारी तोता मैना है। पंजाब के लुधियाना और हरियाणा के गुरुग्राम की ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के उन ठिकानों में से है जहां ईडी की टीम ने सोमवार की सुबह एक साथ छापेमारी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा और उनके सहयोगी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, लुधियाना, गुरुग्राम समेत लगभग 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी के मुताबिक संजीव अरोड़ा पर एक जमीन को अवैध तरीके से अपनी कंपनी के नाम ट्रांसफर करवाने का आरोप है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ हमला बोल दिया। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। उनके पास केवल एक ही काम है, एजेंसीज का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म किया जाए, एजेंसीज का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत है कि दिन रात उनका एक ही मकसद है, इस पार्टी को खत्म करो। संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत सारे चैरिटी के वर्क करते हैं, तमाम अच्छे काम करते हैं वो। आप उनके घर पे रेड मार दिए इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी के सांसद है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि ईडी के रडार पर बार बार आम आदमी पार्टी के ही नेता क्यों आ जाते हैं। अगर ईडी कहीं किसी की जांच कर रही है तो जरूर कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आर्थिक अपराध में आता है। जांच एजेंसी हो वो चेहरा देख करके काम नहीं करती। आखिर आम आदमी पार्टी के ही नेताओं का क्यों हो रहा है इस तरह से आर्थिक अपराध में लिप्तता। दिल्ली शराब घोटाले में भी ईडी ने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत से संजय सिंह, सिसोदिया, केजरीवाल समेत कई नेताओं को जमानत मिल चुकी है। देखिए, देश भर में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली, भोपाल और कच्छ की छापेमारी को मिला दें तो 7,000 करोड़ का ड्रग्स मिला है, लेकिन भोपाल में मिली 1,800 करोड़ की ड्रग्स पर राजनीति काफी गर्मा गई है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें ड्रग्स के सिंडिकेट और देश भर में फैले इसके काले कारोबार की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि पहले दिल्ली में 5,000 करोड़ की ड्रग्स मिली, फिर भोपाल में 1,800 करोड़ की। अब गुजरात के कच्छ में पुलिस को 12 किलो कोकीन का जखीरा मिला है, जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ बताई जा रही है।
लेकिन भोपाल ड्रग्स कांड में आरोपी हरीश अंजना के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की इस तस्वीर ने सियासत गरमा दी, क्योंकि इसी तस्वीर को विपक्ष में बैठी कांग्रेस हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। जगदीश देवड़ा जी के साथ जिसकी फोटो लोगों ने डालने का प्रयास किया, उसका भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। नेता जब जाते हैं तो कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की तस्वीर वायरल हुई तो सामने आना पड़ा, बचाव करना पड़ा और कहना पड़ा कि आरोपी से कोई रिश्ता नहीं। कानून अपना काम करेगा, कोई फोटो खिंचाने से मुझे लगता है, और मेरा कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसे अपराधियों से कोई संबंध नहीं है और न उनका कोई पार्टी से संबंध है। और कांग्रेस जहां तक आरोप लगा रही है तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे, और ये सारी बातें मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कर दी है। दिल्ली में 5000 करोड़ की ड्रग्स का कनेक्शन बीजेपी ने कांग्रेस से जोड़ा था। अब भोपाल में पकड़ी गई ड्रग्स की फैक्ट्री का कनेक्शन कांग्रेस बीजेपी से बता रही है। देखिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग लेकर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक दिल्ली के लद्दाख भवन में अनशन पर बैठ गए हैं। वांगचुक जंतर मंतर पर बैठना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां इसकी इजाजत नहीं मिली है। सोनम वांगचुक का कहना था कि जंतर मंतर दिल्ली का प्रदर्शन स्पॉट है, वहां बैठकर अनशन कर लेंगे, 4 नारे लगा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इस पर वांगचुक लद्दाख भवन पहुंचे, वहां पार्किंग में ही अनशन पर बैठ गए। गेट तुरंत बंद कर दिया गया है कि मीडिया उन तक ना पहुंचे। आप मीडिया को यहाँ तक क्यों नहीं अलाउ कर रहे? मैं अंदर नहीं। उनसे करो बात, ये है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटर है, इनसे बात करो। हम अनशन पर हैं क्योंकि जो हमें आश्वासन दिए गए थे कि इतने दूर से चलकर आने के बाद हमें देश के एक शीर्ष नेता से मिलने का अवसर होगा, वो भी इसलिए कि जो 5 साल पहले वादे किए हैं, जिसको बुला दिया गया, उसे फिर याद दिलाना चाहते हैं। मिशन 1 हफ्ते बढ़ाता हूँ, पहला 1 हफ्ते का किया था, फिर 2, फिर 3, तो उस हिसाब से ये चौथा होना चाहिए या मृत्यु। सोनम वांगचुक 1 सितंबर को लद्दाख से चलकर 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। 7 दिन में उन्हें 2 बार हिरासत में लिया जा चुका है। लद्दाख भवन में उनके अनशन का समर्थन करने कई विपक्षी नेता पहुंचे। वो कुछ हो रहा है यहाँ लद्दाख के सवाल पर, ये बेहद गलत है, ये तानाशाही रुख है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है और सोनम वांगचुक के साथ है। वांगचुक ने इससे पहले मार्च में 21 दिन का अनशन किया था। पूर्ण राज्य के दर्जे के अलावा उनकी दूसरी मांग लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की है। मार्च 2026 तक, यानी सिर्फ 18 महीने बाद देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये डेडलाइन आज गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। नक्सलियों से कहा कि अब भी वक्त है, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आ जाएं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ में 2 दिन में 31 नक्सलियों का खात्मा करके सरकार ने नक्सलवाद से अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एबीपी न्यूज पहला नेशनल न्यूज चैनल है जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर के उस जंगल में पहुंचा जहां ये ऑपरेशन किया गया। ये बड़ी पहाड़ी और 6 नदी नालों को पार करते हुए एबीपी न्यूज की टीम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगी कि आखिर नक्सलियों का किस जगह पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। जब इसी जगह पर जो है नक्सलियों का कैंप लगा हुआ था। ये देखिए कितना तेज दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी कि हर एक पेड़ पे गोलियों के निशान है, और इन्हीं पेड़ों के पीछे अक्सर मोर्चा संभालने के लिए कई बार जवान उस तरफ छिप जाते हैं और दूसरी तरफ जो होते हैं वो नक्सली मोर्चा संभालने के लिए। मारे गए नक्सलियों में कई इनामी कमांडर थे, इनमें 11 महिला नक्सली थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 के बाद वामपंथी नक्सलवाद का नाम तक नहीं बचेगा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। राज्यों के साथ समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस साल 194 नक्सली मारे गए, 742 ने सरेंडर किया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन झारखंड में भी तेज हुआ। लातेहार के ओरवाई जंगल में भी एक मुठभेड़ हो रही है। फायरिंग करके भागे नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने जंगल में घेर रखा है। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महीने भर पहले कहा था कि बेटियों से खिलवाड़ करने वालों का अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। यूपी के देवरिया में बात सच हो।
4 अक्टूबर का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूपी पुलिस के पसीने छूट गए। 3 दिन बाद देवरिया से एक और वीडियो आया है जिसने सिस्टम को सांस लेने का मौका दिया। तस्वीरें देखिए, गाड़ी से निकालकर पुलिस वाले घायल शख्स को ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर पर पड़े इस शख्स के बाएं पैर पर पट्टी बंधी हुई है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर जिसका इलाज करते दिख रहे हैं उसका नाम धीरज है। पुलिस ने इसे एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। ये उन 4 आरोपियों में से एक है जिसने सुनसान सड़क पर दिन दहाड़े स्कूल से लौट रही लड़कियों से छेड़खानी की थी। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस इन्हें तलाश रही थी। 4 में से 2 आरोपी धीरज पटेल और ऋतिक यादव को पकड़ लिया गया, लेकिन 2 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि देवरिया के इलाके में इन बदमाशों का एक गैंग चलता है जो स्कूली छात्राओं से छेड़खानी के लिए कुख्यात है। लेकिन इस हाफ एनकाउंटर के बाद अब इस इलाके के लोग आधी राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन पूरी राहत की सांस तब लेंगे जब पूरा गैंग पुलिस के हाथ आएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात चेन्नई एयर शो हादसे की, जिसमें कल 5 लोगों की मौत हो गई। कल हादसा हुआ और आज इसका राजनीतिक पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन है। चेन्नई में 21 साल बाद एयर शो हुआ तो ये कोई बंद स्टेडियम में नहीं, मरीना बीच पर था। 13 लाख की भीड़ ने लिम्का बुक रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन एयर शो खत्म होते ही भीड़ में सबको जाने की जल्दी थी। चिलचिलाती गर्मी और उमस, उस पर सांस लेने की जगह नहीं। किसी को चक्कर आया, कोई बेहोश हो गया। इसी में 5 लोगों की मौत हो गई। करीब 200 लोगों को अस्पताल भेजा गया, इनमें 96 सीरियस थे। आज बीजेपी ने इस हादसे पर बड़ा आरोप लगाया, कहा यह त्रासदी नहीं, राज्य प्रायोजित आपदा है। DMK government, the chief minister is directly responsible because his priority and his government's priority is elevation of dynasty and corruption. कल से अब तक की जांच में जो दिखा उसके मुताबिक चेन्नई में कल तापमान 36 डिग्री था। उमस बहुत थी। ज्यादातर लोग डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हुए। 10 लाख भीड़ का अनुमान था, 13 लाख पहुंच गए। भीड़ बाहर निकलने का अनुशासन नहीं रख सकी। बद इंतजामी के आरोप लगे तो आज स्टालिन सरकार ने भी सफाई दी। बताया कि 7,500 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे, 40 एम्बुलेंस तैयार थी। क्या 15 लाख पुलिस वाले रखते? तमिलनाडु सरकार को भी एक बार सही मान ले, तब भी इसका जवाब नहीं है कि सिस्टम सरकार मेंटेन नहीं करेगी तो कौन करेगा। एयर शो के बाद चेन्नई स्टेशन का जरा हाल देखिए और सोचिए कि यहाँ भगदड़ हो जाती तो ठीकरा किसके सर होता, बिठाने वाले पर या बुलाने वाले पर। देखिए, भारत से मिलकर रहोगे तो सुखी रहोगे, फायदे में रहोगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आज 5 दिन के भारत दौरे पर आए तो भारत ने उन्हें यही समझाने की कोशिश की। हाव भाव से लगा कि मुइज्जू को भी ये बात समझ आ गई है। भारत मालदीव का सबसे करीबी और घनिष्ठ मित्र देश है। The ties between the Maldives and India are centuries old. ये गर्मजोशी देखकर कौन कहेगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू कुछ दिनों पहले तक भारत से दुश्मनी पर आमादा थे। ये वही मुइज्जू हैं जो इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आए थे। मालदीव की खराब माली हालत मुइज्जू को भारत खींच लाई। हैदराबाद हाउस में कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव को मदद का ऐलान किया तो मुइज्जू ने कई बार धन्यवाद दिया। इस वर्ष SBI ने मालदीव के $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स का रोल ओवर किया है। आज मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। Prime Minister Modi, let me thank you once again for your commitment to strengthening the ties of friendship between the Maldives and India. मालदीव पर $8 अरब से ज्यादा का कर्ज है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1.5 महीने के खर्च लायक रह गया है।
पीएम मोदी के पिछले दिनों लक्षद्वीप को प्रमोट करने से मालदीव्स में पर्यटन को झटका लगा था। मुइज्जो ने उम्मीद जताई कि भारत से पर्यटन वाले रिश्ते भी सुधरेंगे। और अब पब्लिक इंटरेस्ट में बात पीएम मोदी के दमदार 23 सालों की। बीजेपी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के 23 साल पूरा होने की खुशी मना रही है। बतौर मुख्यमंत्री 13 साल और बतौर प्रधानमंत्री 10 साल। 7 अक्टूबर 2001 जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार, 2024 में तीसरी बार पीएम। जितने चुनाव लड़े सभी जीते। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बीजेपी नेताओं ने आज के दिन को खास बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित और जनसेवा को कैसे समर्पित कर सकता है। ये 23 वर्ष की साधना उस अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। ये 23 वर्षीय यात्रा सामाजिक जीवन जीने वालों के लिए जीवंत प्रेरणा है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं मोदी जी की इस यात्रा का साक्षी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे आपकी 23 वर्षों की लोक साधना में आस्था, अस्मिता, आधुनिकता, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को संरक्षण और संवर्धन मिलने के साथ ही हर स्तर पर वंचित को वरीयता प्राप्त हुई है। वहीं गुजरात सरकार इन 23 वर्षों को विकास यात्रा के वर्ष के तौर पर मना रही है। गुजरात में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। दुनिया को दहशतगर्दी की आग में झोंकने वाला पाकिस्तान बीती रात उस वक्त आतंकी हमले से गूंज उठा जब कराची एयरपोर्ट के बाहर बम धमाका हुआ। पाकिस्तान अब मामला दबा रहा है क्योंकि निशाना चीनी नागरिक थे। बम धमाकों से गूंजती है पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची, जहां बीती रात एयरपोर्ट के पास ऐसा धमाका हुआ कि चारों तरफ तबाही का सायरन बज गया। आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। ये धमाका हुआ तो कराची में था, लेकिन गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही थी। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के बलूच विद्रोहियों ने ली, जो चीनी नागरिकों को टारगेट करते हुए किया गया था। पाकिस्तान में मौजूदा चीनी दूतावास ने इसे आतंकी हमला बताया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस पर पर्दा डालने में लगी है। जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है। इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। अगले हफ्ते ही पाकिस्तान में एससीओ समिट होने वाला है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन कराची एयरपोर्ट के बाहर हुए इस धमाके ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को आज 1 साल हो गया है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन हमास ने अटैक किया था। अक्टूबर का दिन था जब हमास से रॉकेट से हमला करके 1200 इजरायलियों की जान ली। 7 अक्टूबर 2023 यही वो दिन है जिसकी वजह से आज मिडिल ईस्ट युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तस्वीरें यरूशलेम की हैं। इजरायल में लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर इकट्ठा हुए। हाथ में उन लोगों की तस्वीरें हैं जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल को निशाना बनाया था। अब 1 साल बाद मरने वाले लोगों के परिवार उसी जगह इकट्ठा हुए हैं। ये वो हथियार हैं जिनको लेकर हमास इजरायल में दाखिल हुआ। हमले के 1 साल पूरा होने पर इजरायल में हमास के हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। आज से ठीक 1 साल पहले हमास ने इजरायल पर हमला किया। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। 250 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया गया। कई लोग अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजरायल के जवाबी एक्शन ने गाजा का नक्शा ही बदल दिया। जंग अभी भी जारी है। इजरायली हमलों में अब तक 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। तबाही के निशान इन तस्वीरों में देखिए। पहले गाजा का शहर कुछ ऐसा हुआ करता था।
लेकिन अब पिछले 1 साल में इजरायली हमलों में सब कुछ तबाह हो चुका है। गाजा पर इजरायल के एक्शन से हिजबुल्लाह बौखलाया और 8 अक्टूबर से ही इजरायल पर हमले शुरू कर दिए और अब लेबनान में भी इजरायल दाखिल हो चुका है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजरायल पर हमले का ही ये नतीजा रहा कि इजरायल आज भी गाजा पट्टी में हमास के साथ जंग लड़ रहा है, जबकि हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में भी इजरायल की सीधी भिड़ंत है और यमन में हूती के खिलाफ भी इजरायल का ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ ईरान के साथ भी युद्ध जैसी स्थिति इजरायल की बन चुकी है। तो चले पब्लिक इंटरेस्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं सीएम योगी की शिव आराधना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।